स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए बोर ने जो फॉर्मूला दिया वो था लैम्डा इज इक्वल टू 1/r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे n1 n2 क्या है कि ट्रांजिशन जहाँ से हो रहा है, तो बोर ने ये माना कि n2 से लेके अगर ट्रांजिशन n1 में करते हैं यानी n2 फाइनल n1 इनिशियल, तो जिस वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा वो वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ जो R यूज़ किया गया है ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.09677 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होता है, या एंगस्ट्रॉम में सीधे हम इसको 1/912 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। Z आपको पता ही है, आपका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इसी बेस पर हम डिफरेंट सीरीज डिफाइन करते हैं। जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए हमें अलग अलग सीरीज की लाइंस मिलती हैं, उन्हें हमने कैटेगराइज किया है जैसे लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड। तो जैसे आपके 1 पर आप लौटते हो, इसके ऊपर के कहीं से भी, मतलब अगर आप 1 में पहुंचते हो, लेवल 1 पे आते हो, एनर्जी लेवल 1 पे किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो जो लाइंस इमिट होती हैं उनको हमने जिस सीरीज में डाला है उसे हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। बाल्मर के लिए हम सेकेंड एनर्जी लेवल पर लौटते हैं फ्रॉम द हायर वंस, दैट इज 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में थोड़ी सी होती है, इसकी मतलब हम कह सकते हैं मिनिमम जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट में होती है, बाकी ये विजिबल रीजन में होता है। तो ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम हो रहा है तो आपका रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। पाश्चन में फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, यानी कि हम इंफ्रारेड की तरफ मूव करेंगे। ब्रैकेट में और कम, पी फंड में और कम। याद ये रखना है कि कौन से ट्रांजिशन के लिए कौन सी सीरीज होती है। 1 पर लौटे लाइमन, 2 पर लौटे बाल्मर, 3rd पे लौटे पाश्चन, 4th पे लौटे ब्रैकेट और 5th पे लौटे तो पिफंड होती है। यहाँ डायग्राम में दिखाया भी गया है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमें मतलब मिल सकती हैं। जैसे हम बात करें लाइमन सीरीज की, n बराबर 1 में लौट रहे हैं तो देखिए 2 से लौट सकते, 3 से लौट सकते, 4 से लौट सकते, 5 से लौट सकते, 6 से लौट सकते। यानी कहाँ लौट रहे हैं और कहाँ से लौट सकते हैं, इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो डिपेंड करता है। एनर्जी लेवल का डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनके डिफरेंस के बेस पर आपका सीरीज इमिट होगा और उस सीरीज की फ्रीक्वेंसी के बेस पर वो लाई करेगा अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में या इंफ्रारेड में। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, एनर्जी रिलीज जब किसी सिस्टम के बनाने वाले पार्टिकल्स इन्फिनिटी से लाए जाते हैं उस सिस्टम को बनाने के लिए, तो इस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि सिस्टम जो है हमेशा इस एनर्जी की डेफिशिएंसी में रहे, और ये डेफिशिएंसी रहेगी तो पार्टिकल्स हमेशा इस एनर्जी को सीक करते रहेंगे, इसे अटेन करने की कोशिश करते रहेंगे। जब तक ये एनर्जी अटेन नहीं होगी तब तक सिस्टम बाउंडेड स्टेट में रहेगा। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, अगर हम चाहते हैं कि एटम को ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में ले जाए तो हम उसे एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रोजन एटम के केस में ग्राउंड स्टेट को चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको कहेंगे, तो देखिए n बराबर 1 जो है उसको ग्राउंड कहा जाता है, n बराबर 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड बाकियों को इसी तरीके से अलग अलग एक्साइटेड स्टेट के नाम से बुलाया जाता है। ये जो 10.2 है ये क्या है, तो -13.6 और -3.4 का डिफरेंस है। यानी आप किसी इलेक्ट्रॉन को अगर चाहते हो कि ग्राउंड स्टेट से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाए तो आपको उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। इसी तरीके से रेस्पेक्टिव एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। जिस पोटेंशियल के थ्रू ये काम करवाया जाता है, जिस पोटेंशियल के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करो तो वो इतनी एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा, उसे हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल एक्साइटेशन एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल है। अगर आपको इससे एनर्जी बनानी है तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई से, क्योंकि आप देख सकते हो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और पोटेंशियल वोल्ट में होता है। जैसे एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 10.2 वोल्ट होगा। जो स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं वो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम तब मिलता है
जब किसी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ ट्रांजिशन होता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब होता है जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होता है। हमें कैसे मालूम पड़ता है कि इमिशन है या एब्जॉर्प्शन? तो अगर इमिशन है तो हमें ब्राइट लाइन मिलेगी स्पेक्ट्रम में, और अगर एब्जॉर्प्शन है तो हमें डार्क लाइन मिलेगी। डार्क लाइन का मतलब ये है कि यहाँ की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई। बाइंडिंग एनर्जी और एक्साइटेशन के अलावा एक टाइप की एनर्जी और एक टाइप का पोटेंशियल और हमें जानना है। प्रोसेस ऑफ रेजिंग द एटम फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट टू द आयोनाइज स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का बाइंडिंग एनर्जी का ठीक उल्टा काम है। आप उठा के उसको एटम से बाहर फेंक दीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को, तो आपका एटम किस में आ जाएगा? आयोनाइज स्टेट में आ जाएगा। इस प्रोसेस में एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन दोनों ही एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन है। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो स्टेशनरी स्टेट नहीं होती है और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन 10⁻⁻8 सेकेंड के लगभग टाइम के लिए आपकी जो है वो रहती है, स्टेबल रहती है। मतलब आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल में भेजा, तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर घर बसा लेगा। 10⁻⁻8 सेकेंड बाद उसको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह सकता। बस जितनी देर आपके एक्साइटेशन का इफेक्ट है वो उतनी देर ही वहाँ पे रहेगा। पोटेंशियल जो हमें चाहिए एक्सेलरेट करने के लिए बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को टू कॉज आयोनाइजेशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या फंडा है? ये फंडा ये है कि आप इतनी एनर्जी देकर भेजो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट कर दे और आपका एटम जो है वो आयोनाइज हो जाए। इसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मान लें हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है n बराबर 1 से n बराबर कैपिटल N के लिए, मतलब ये हमारा हायर एनर्जी ऑर्बिट है। तो जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी वो n इंटू n माइनस 1/2 होंगी। उल्टा भी हो सकता है, हायर से लोअर भी आ सकते हो। ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों पे अप्लाई होता है कि हम n बराबर 1 से एक्साइट करके भेज रहे हैं और 4 तक जा सकता है। तो बताइए कितनी एब्जॉर्प्शन लाइंस बन सकती हैं, और अगर n बराबर 4 से 1 पर आ रहा है तो कितनी उसकी इमिशन लाइंस बन सकती हैं। तो 4 से वो 3 पर भी आ सकता है, 4 से वो 2 पर भी आ सकता है, 4 से वो 1 पर भी आ सकता है। अगर ये कहा जाए कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर n टू n बराबर कैपिटल M, कैपिटल N से कैपिटल M में ट्रांजिशन करते हो, तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो ये ज़्यादा जनरलाइज फार्मूला है क्योंकि इसमें 1 का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट सवालों में लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक हाइड्रोजन एटम है जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट किया जाता है बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम। पूछा है कि एनर्जी स्टेट जहाँ तक कि एटम एक्साइट किया जा सकता है वो बताएं, और कितनी लाइंस पॉसिबल होंगी इमिशन स्पेक्ट्रम में वो भी बताएं। तो हम इसके लिए अपना वेवलेंथ वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इसके लिए Z1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन एटम है 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो हम मानते हैं कि हम 1 से एक्साइट करके nth पर ले जा रहे हैं। यहाँ लैम्डा का वैल्यू हम 975 एंगस्ट्रॉम रखेंगे, तो n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 4। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/912 एंगस्ट्रॉम आप रख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट से n बराबर 4 तक हम ले जा सकते हैं, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक ले जा सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल है? तो मैंने आपको बताया था n माइनस 1/2, यानी 4 इंटू 3/2, ये हो गया 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं। फिर अगले क्वेश्चन में हमें कहा है रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें बताना है, यानी I1 अपॉन I2 बताना है। तो I का रिलेशन आपको याद है, मैंने बताया था ऊपर। Z तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि एक ही एटम की बात हो रही है। तो हम जानते हैं I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब, यानी 8:1। इस क्वेश्चन में हमसे कहा एटॉमिक नंबर बताइए एटम का जिसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो 122.4 है। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर 122.4 वोल्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी 122.4 E है। इसका मतलब उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है? -122.4। और हम जानते हैं टोटल एनर्जी को क्या लिखा जाता है? -13.6 Z² बाय n स्क्वायर।
ऑब्वियसली यहाँ एन की वैल्यू तो हमें पता ही है, एन की हमें ज़रूरत नहीं है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि हम वहाँ से एक्साइट करके उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ हमें z का वैल्यू पूछा है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 122.4 डिवाइडेड बाय 13.6, तो ये कितना आएगा 3। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।